सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभ्य सामाजिक गण, आज हम वर्षा ऋतुचर्या का पाठ आरंभ कर रहे हैं। वर्षा ऋतु में हमारी दिनचर्या, जीवन शैली, आहार विहार कैसा होना चाहिए। वर्षा ऋतु बहुत रोग कारक ऋतु मानी जाती है। वायु में आर्द्रता, नमी बढ़ जाती है। जल के प्रभाव से, आधिक्य से और सूर्य के ताप से, गर्मी से बहुत प्रकार के जीवाणु पैदा हो जाते हैं और जो जल के माध्यम से, अन्य खाद्य पदार्थों के माध्यम से, वायु के माध्यम से भूमि पर हम चलते हैं, उसके स्पर्श से हमारे शरीरों को प्रभावित करते हैं। तो उनसे बचने के लिए शरीर को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है, जिससे कि प्रकृति की ये जो विकृतियां हैं ये हमें पीड़ित न कर सके। इसके लिए आयुर्वेद के आचार्यों ने पर्याप्त विचार किया है। उन्होंने जो सिद्धांत बताए हैं, सृष्टि के रहस्यों को समझा, उसके बाद सृष्टि के नियमों को जीवन में हम धारण करके कैसे बच सकते हैं, इसका पहले प्रयोग किया, उसका परीक्षण किया और उसके पश्चात हम सब के लिए ग्रंथों के रूप में वो हमें देके चले गए। सबसे पहले हम वर्षा ऋतु का ज्योतिष की दृष्टि से क्या आधार है। मैंने पहले भी चर्चा की है कि आयुर्वेद ज्योतिष पर आधारित। ज्योति यानी प्रकाश, प्रकाश का पुंज सूर्य, ये चंद्रमा, इनका हमारे इस भूमंडल पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। सूर्य और चंद्र दोनों मिल करके पृथ्वी की जो वर्तमान स्थिति है, जिससे हम सुखपूर्वक जीवन यापन कर रहे हैं, उसका ये दोनों आधार है। पिछले एक बार व्याख्यान में मैंने बताया था, आधुनिक वैज्ञानिकों ने कहा है कि यदि पृथ्वी का ये उपग्रह चंद्रमा नहीं होता तो पृथ्वी पर ये जीव, ये सृष्टि, ये वनस्पतियाँ, ये सब नहीं होती। और इतने बड़े आकार का यदि नहीं होता तो चंद्रमा तो बहुतों पर हैं, लेकिन उनका वो स्वरूप नहीं है जो हमारे चंद्रमा का है। और उसके कारण ही पृथ्वी पर ये सब गतिविधियाँ जो हो रही हैं, आपको दिखाई दे रही हैं, चंद्रमा उसमें मुख्य कारण है। ऐसा आज के वैज्ञानिकों का अध्ययन है। और हमारे साहित्य में तो चंद्रमा को बहुत बड़ी चीज़ कहा है। पतिरौषधि नाम, औषधियों का वो स्वामी है, ऐसा वेद में कहा है। और प्रसंगों में आई हैं बातें। कभी जब चंद्रमा की क्या भूमिका है, क्या स्वरूप है, किसी ज्योतिष का विषय आएगा तो उस समय विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैं ये जो बताना चाहता हूँ कि वहाँ मुख्य रूप से आचार्य क्या कहते हैं ज्योतिष की दृष्टि से, कि देखिए वर्ष में 2 अयन हैं। अयन मानी गमन, सूर्य का गमन। सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषः, ऐसा वेद में लिखा है। सूर्य चल और अचल, प्राणीमान और अप्राणी रूप इस जगत का स्वामी, आत्मा।
इसीलिए हम अपने आप को क्या कहते हैं? हम सूर्यवंशी हैं, सौर परिवार के सदस्य हैं। आधुनिक भाषा में क्या कह देते हैं? सौर परिवार के सदस्य हैं। हमारी जो प्राचीन साहित्य की भाषा है, संस्कृति की भाषा है, उसमें हम क्या कहते हैं? कि हम सूर्यवंशी हैं। दोनों का एक ही अर्थ, हम सबका मूल सूर्य। तो सूर्य मुख्य भूमिका रखता। क्या लिखा कि सूर्य की दो अयनमानी गतियां हैं, एक उत्तर अयन उत्तर की तरफ गमन, एक दक्षिण अयन दक्षिण की तरफ गमन। अब वर्षा ऋतु जो अब आरंभ होगी, जो उत्तर भारत की है, वो कब से होगी? 20 जून से लेकर के 20 अगस्त तक का समय वर्षा ऋतु का सामान्यतया जाने। विंध्याचल में थोड़ी और पहले आ जाती है, और हरियाणा का दक्षिणी पश्चिमी भाग, राजस्थान का उत्तर पूर्वी भाग, वहाँ और देर से जाती है, जुलाई तक पहुँचती है। लेकिन ये मैं सामान्यतया मध्यमान बता रहा हूँ कि ये 2 महीने की ऋतु है। लेकिन कुछ जो हमसे पूर्व में हैं, हमसे दक्षिण में हैं, यानी दिल्ली से पूर्व और दिल्ली से दक्षिण, मध्य प्रदेश क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र, बिहार आदि, छत्तीसगढ़, ये जो क्षेत्र हैं, वहाँ 2.5 मास की भी वर्षा ऋतु है। तो ये सब ज्योतिष के कारण हैं। उसके बाद जो वायु भूमिका निभाती है कि सूर्य के कारण कहाँ कहाँ रुक्षता है, कहाँ कहाँ वनस्पतियाँ हैं, कहाँ कहाँ वृष्टि होती है, ऐसे भौगोलिक कारणों से भी ऋतु कम और ज़्यादा है। लेकिन सामान्यतया इसलिए हम कह देते हैं कि भी 2 महीने की वर्षा ऋतु। लेकिन आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो भारतवर्ष है, जिसे हम आर्यावर्त कहते हैं, समुद्र से हिमालय पर्यंत जब उसकी हम बात करते हैं, तो दक्षिण भारत में विंध्याचल से नीचे पूर्वी और पश्चिमी भारत का घाट और कन्याकुमारी का जो क्षेत्र है, केरल आदि का, तमिलनाडु का, वहाँ 2 वर्षा ऋतुएं होती हैं। एक का नाम है प्रावृड, एक का नाम है वर्षा, वो 4 महीने का। वहाँ 1 जून से आप देखते होंगे कि केरल में 1 जून को वर्षा आरंभ हो जाती है, मानसून आ जाता है, और अंत में सितंबर के अंत तक धीरे धीरे फिर वो वापस लौटता। तो वहाँ 1 जून को आ जाएगा, और दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा में कब आएगा? जुलाई के आरंभ में, और पूर्वी और उत्तरी राजस्थान में और 10-12 जुलाई तक भी जा सकता। और वहाँ 15 अगस्त के बाद बरसातें लगभग नहीं होती। तो वहाँ मुश्किल से 1.5 महीने की वर्षा ऋतु, कहीं कहीं तो 1.25 महीने की भी है, और भारत के दक्षिणी भागों में 4 महीने की। तो ये सब ज्योतिष के कारण है कि कैसे सूर्य जो है इस भूमि को तपाता है, उसका तापमान कहाँ बढ़ता है, कहाँ कम होता है, उसके कारण वायुएं रूक्ष और तरल होती हैं, और उसके कारण वायु का दबाव बनता है, वहाँ वायुओं का प्रवाह होता है, और उससे समुद्र से जो हवाएं आती हैं, जिन्हें हम मानसून कहते हैं, ये सारा सूर्य का ही कारण है। तो दक्षिण भारत में प्रावृड ऋतु पहले होती है, वर्षा ऋतु बाद में होती है। उत्तर भारत में प्रावृड नहीं होती, केवल वर्षा ऋतु होती। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ज्योतिष के आधार पर ही आचार्यों ने विचार किया है ऋतुओं पर, क्योंकि ऋतु जो है वो सूर्य के अनुसार होती हैं, चंद्र के अनुसार नहीं होती। तो वहाँ क्या लिखा है कि ये जो अयन है, अब 21 जून अंग्रेजी तिथि से मैं बता रहा हूँ, अंग्रेजी तिथि के अनुसार 21 जून से सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा। जैसे 21 दिसंबर को, 22 को प्रातः, 21 की रात्रि को सूर्य उत्तरायण हो जाता है।
ये हमने मकर संक्रांति पर इस पर काफ़ी विचार किया है व्याख्यान में, जो देखना चाहें वो देख लेंगे वहाँ। तो अब ये वहाँ हो जाएगा। तो दक्षिणायन होना ही वर्षा ऋतु का आगमन है उत्तर भारत के लिए, विशेषकर उत्तर पश्चिम भारत। तो वहाँ क्या लिखा है, इस काल को उत्तरायण और दक्षिणायन को आयुर्वेद में तो क्या कहा, आदान काल उत्तरायण, विसर्ग काल दक्षिणायन। ये आयुर्वेद की भाषा में। ज्योतिष में हम क्या कहते हैं इसको, उत्तरायण दक्षिणायन। तो अब सूर्य दक्षिणायन है और आयुर्वेद की दृष्टि से क्या है, ये विसर्ग काल है। विसर्ग मानी छोड़ना। अब जो द्युलोक है हमारा, वो क्या करता है, विसर्ग मानी छोड़ता है, जीवनीय अंश को छोड़ता है। जल क्या है, वो जीवन देता है। तो वो जल नहीं है, वो अमृत, इसलिए विसर्ग काल इसका नाम है। अब विसर्ग काल में क्या होता है, वही वर्षा ऋतु का आरंभ है। 3 ऋतुएं होंगी उत्तरायण में, अर्थात आदान काल में 3 ऋतु, शिशिर, वसंत और ग्रीष्म। अब विसर्ग काल में वर्षा, शरद और हेमंत। तो ये विसर्ग काल की पहली ऋतु है वर्षा ऋतु। अब इसमें सूर्य के कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, चंद्र के कारण क्या होगा, तो आचार्य लिखते हैं, विसर्गे वायवो नाति रुक्षाः। विसर्ग काल में वायु रूक्ष नहीं होंगी, जैसे आदान काल के अंत में अर्थात ग्रीष्म ऋतु में वायुएं कैसी थी, रूक्ष थी। इस वर्ष तो पूरे मई में लगभग बूंदाबांदी होती रही है, तो लोगों को कभी लू नहीं लगी, कभी 1 या 2 दिन दिखाई दी, फिर नहीं है, तो फिर 8 दिन नहीं है, फिर 1 आध दिन चली, ऐसा रहा, बस न के बराबर रहा। लेकिन यदि पूरा जब तपता है तो ये जो ज्येष्ठ मास पूरे का पूरा कह लीजिए, अर्थात ग्रीष्म जो ऋतु है वो सब कुछ सुखा देती है। कहा था ना, ग्रीष्मे पे पिएते रवि, वहाँ आया था। सब कुछ जो सार भाग है, कुछ नहीं बचता उससे के सार भाग को वो पी जाता है, रूक्षता आ जाती है। जितने भी मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वृक्ष हैं, लताएं हैं, गुल्म हैं, क्षुप हैं और तृणादि, जिसे आप सस्य घास कहते, सब को सुखा देता है। अब कहता है नहीं भाई ऐसा नहीं है। आचार्य कहते हैं, आचार्य चरक कहते हैं, विसर्गे वायवो नाति रुक्षा। विसर्ग ऋतु, विसर्ग काल में वायु रूक्ष नहीं होंगी, अर्थात अभी 2 महीने वर्षा होगी, 2 महीने शरद ऋतु में वर्षा का प्रभाव रहेगा, और शरद ऋतु जाती हेमंत ऋतु आ जाएगी, उस समय और शीतलता आ जाएगी, और भूमि में वर्षा ऋतु के जल का प्रभाव तो रहता ही है, भूमि शस्य श्यामला हरियाली रहती है, तो वायु अब रूक्ष नहीं होंगी। तो कहते विसर्ग काल में वायु न अति रूक्षा, इसका मतलब रूक्ष होती हैं। कब जाके होंगी, 20 अगस्त के बाद, कहीं 1 सितंबर से, कहीं अक्टूबर में, अलग अलग क्षेत्रों में जहाँ मानसून का प्रभाव जितना अधिक, वहाँ देर तक तरलता रहेगी। जहाँ पहले वर्षा कम हो जाएगी वहाँ रुक्षता आ जाएगी, रुक्षता आएगी। इसलिए इस शब्द का प्रयोग किया, न अति रुक्षा। लू नहीं चलेंगी, ऐसी धूल मिट्टी नहीं उड़ेगी जैसी कि मई जून में उड़ती है, ये कहना चाहते हैं। और क्या होगा, सोम अव्याहत बल। सोम जो चंद्रमा है, उसका बल जो शक्ति है अव्याहत, क्षीण नहीं होगा। सोम चंद्रमा सबल हो जाएगा। कब, विसर्ग काल में। तो विसर्ग काल का जो 3 भाग हैं, पहला जो भाग है, प्रथम खंड है, उसको वर्षा ऋतु कहते हैं, 2 महीने के। तो अब वर्षा ऋतु से ज्यों ही
विसर्ग काल आरंभ हो जाएगा, तब से चंद्रमा का बल, शक्ति, वीर्य उसका क्या होगा, बढ़ेगा। और चंद्रमा का बढ़ेगा तो क्या होगा, चंद्रमा सौम्य है, चंद्रमा आह्लादक है, चंद्रमा तरलता देता है, वो रसों का देवता है, ऐसा है चंद्रमा। तो उसके सारे गुण सृष्टि के सभी प्राणियों में, वनस्पतियों में, लताओं में संक्रमित हो जाएंगे। तो चंद्रमा का बल, जो आदान काल था उसका जो प्रभु है, स्वामी है, ईश्वर है, वो क्या है, सूर्य है। और विसर्ग काल का स्वामी कौन है, चंद्रमा है। अब धीरे धीरे सूर्य का बल, शक्ति, वीर्य, पराक्रम कम होता जाएगा। क्यों कि सूर्य दक्षिणायन हो जाएगा, दक्षिण की तरफ जाता जाएगा, उसकी किरणें तिरछी होती जाएंगी और उनका प्रभाव उत्तर जो गोल है, भूमि का उत्तर जो भाग है, उसमें कम होती जाएंगी। चंद्रमा कहते अव्याहत बल है, उसके बल को कोई आहत नहीं कर सकता, उसका बल बढ़ेगा, वृद्धि को प्राप्त होगा। उससे क्या होगा, फिर क्या कहा, सोमः शिशिराभि भाभि आपूरयत जगत आप्यायति। इस विसर्ग काल में सूर्य क्या करेगा, शिशिराभि भाभि, अपनी शीतल शीतल किरणों से कहता है आपूरयत जगत, जगत जगत संसार, ये संसार के मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पतियाँ आदि सब, उनको आपूरयत, इनको पूरा करेगा, भरेगा। सबके अंदर चंद्रमा क्या करता है, कफ की वृद्धि करता है, शीतलता देता है, आह्लादकता देता है, रस की वृद्धि करता है, धातुओं को पुष्ट करता है। तो उससे क्या होगा, शरीरों में सबके पुष्टि आएगी। जैसे भूमि सूखी हुई है, उसमें जल दे दीजिए तो वो क्या हो गई, सस्य श्यामला हो जाएगी, उसके अंदर रस आ गया। ऐसे ही चंद्रमा अब हमारे शरीरों को रसों से, धातुओं से धीरे धीरे कब तक, दिसंबर तक भर देगा, लबालब करेगा, लेकिन धीरे धीरे ऐसा होगा, ये कहना चाहते हैं। वही क्या है, जगत का विधाता है, विसर्ग काल में जगत का विधाता है। और ये वर्षा ऋतु उस विसर्ग काल का प्रथम खंड है, पहला भाग है। तो अब हमारे शरीरों में वो रुक्षता थी, वो कम होती जाएगी, तरलता बढ़ती जाएगी, ये कहना चाहते हैं। तो इसलिए क्या कहा, अतः विसर्गः सौम्य, ये सौम्य है। और जो आदान काल है, उत्तरायण है, वो क्या, आग्नेय, वो आग्नेय है, ये आयुर्वेद की भाषा है। आदान काल को, उत्तरायण को क्या कहा, आग्नेय, वो आग्नेय है, अग्नि प्रधान है। और ये क्या है, सोम प्रधान है, सौम्य है। तो अब प्रकृति जो है उसमें सौम्यता आरंभ हो जाएगी। अब जो है, जब वर्षा ऋतु आरंभ हो जाएगी तो प्रकृति में क्या होगा, रस भी बदल जाएंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं ज्योतिष की बात ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन आयुर्वेद तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक ज्योतिष के सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे। आयुर्वेद तो है ही ज्योतिष पर ही आधारित सारा। तो देखिए, अब जब वर्षा आरंभ हो जाएगी, विसर्ग काल आरंभ हो गया, तो क्या होगा, 6 रस हैं, 6 ऋतुएं हैं, हर ऋतु का अपना रस है। ग्रीष्म ऋतु का क्या रस था, कटुक रस था। कटुक रस क्या है, मिर्च जिसे कहते हैं। आप बताइए मिर्च क्या पैदा करती है। आप सब्जी दाल में ज़्यादा मिर्चों आप खाओ, तुरंत आपको हिचकी आने लग जाती है, अंदर कैसे रुक्षता पैदा हो जाती है। तुरंत पानी पियो तब जाके कुछ राहत आती है। या क्या कहेंगे, अरे भाई दाल सब्जी में घी डाल दो जरा। घी क्या है, कफ है। घी क्या है, कफ है, तरलता है, तो वो उसको तरलता देता है, रुक्षता समाप्त होती है। तो ये जो ऋतु अब आरंभ हो रही है, इस सौम्य काल की, इस विसर्ग काल की वर्षा ऋतु, कहते हैं ये जो वर्षा ऋतु है इसमें क्या है, अम्ल रस की प्रधानता होगी। किसकी रस की होगी, अम्ल रस की प्रधानता होगी।
आचार्य पूरे विसर्ग काल की बात कहते हैं। क्या कहते हैं? माहेंद्र सलिल प्रशांत संतापे जगती। माहेंद्र, महेंद्र इंद्र जिसे कहते हैं जी, उसके जल से जगत का संताप समाप्त हो जाता है। तप रहा था इतना ज़्यादा, आदि वसंत ऋतु और पूरी ग्रीष्म ऋतु ने खूब तपाया है इसको। तो कहता है महेंद्र सलिल प्रशांत संतापे जगती। इंद्र के जल से, वर्षा के जल से संसार को, संसार के ताप को दूर कर दिया, संसार को ताप से रहित कर दिया। तो उससे क्या होता है? अरुक्षा रसा प्रवर्तन्ते। अब कौन से रस बढ़ेंगे? जो रूक्ष नहीं है। 6 रस हैं, 3 रूक्ष हैं और 3 जो हैं वो तरल हैं। तो रूक्ष कौन है? कटु, तिक्त और कषाय। वो आधान काल में थे, आग्नेय काल में थे, उत्तरायण में थे। उन ऋतुओं की जब चर्चा की थी मैंने, वो बताया था, अब दोहराना नहीं चाहता। अब ये जो आ गई, इसमें अरूक्ष रस, वो रस पैदा होंगे जो शरीर में रुक्षता पैदा नहीं करते, तरलता पैदा करते हैं। तो ये जो 3 ऋतुएं आएंगी, इनके अलग अलग वो रस हैं। वर्षा ऋतु का कौन सा रस है? अम्ल रस है। और आगे शरद ऋतु आएगी, उसका लवण है। और हेमंत ऋतु का मधुर रस है। तो ये कहते हैं कि अरुक्षा रसा प्रवर्धन्ते, अरुक्ष रसों की वृद्धि होगी विसर्ग काल में। अम्ल लवण मधुराः यथाक्रमम बलम उपचीयते इंद्रणाम। पहले अम्ल रस अर्थात वर्षा ऋतु का अम्ल रस है, फिर शरद ऋतु आएगी उसमें लवण रस बढ़ेगा, और फिर हेमंत आएगी उसमें मधुर रस बढ़ेगा। इससे क्या होगा? नृणाम बलम उपचीयते, यथाक्रमम, क्रम से पहले अम्ल रस मनुष्यों के, प्राणियों के, वनस्पतियों में बल की वृद्धि करेगा, फिर शरद ऋतु का लवण रस करेगा, फिर मधुर रस तो आप जानते ही हैं, जितनी मीठी चीज़ें खाते हैं कैसे हम बलवान हो जाते हैं। तो वो तो जल भी मीठा हो जाता है हेमंत ऋतु में, वहाँ मैंने बताया भी है। तो ये मूल सिद्धांत है। अब ये यदि आपको समझ में आ गया, फिर आपको ऋतुचर्या अपने आप समझ में आ जाएगी। और जो बात मुझसे छूट भी जाएं तो सिद्धांत की कसौटी पर आप कसेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा क्या, कि ये मेरे शरीर के लिए उपयोगी है या नहीं, ये ग्राह्य है, ये त्याज्य है, स्वयं पता चल जाएगा। तो ये कहा। अब क्या है? वर्षा जो ऋतु है इसमें अम्ल रस की प्रधानता होती है, और क्या होगा? जल जो है अम्ल विपाकी हो जाएगा, और हमारे जीवन का आधार तो जल है। सबसे ज़्यादा शरीर में क्या है? जल है। प्रत्येक चीज़ हम जल के माध्यम से ही ग्रहण करते हैं, और उसी से शरीर की वृद्धि होती है। तो जल जो है वो अम्ल प्रधान हो जाएगा। क्यों? कि वर्षा ऋतु का जो रस है 6 रसों में, वो मुख्य रस क्या है? वो अम्ल ही है, और रस गौण होंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अम्ल रस प्रधान वस्तुएं नहीं खानी। क्यों? पहले ही जल के माध्यम से ऋतु के कारण सब चीज़ों में अम्ल रस की प्रधानता है, और यदि हम और अम्ल चीज़ करेंगे तो प्रकृति जो शरीर की है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा, और उसके कारण हम रोगी हो जाएंगे। तो ये कहा। देखिए, अब ये श्लोक चरक का है, पहले भी मैंने बताया था, ग्रीष्म ऋतु में भी। वहाँ क्या लिखते हैं आचार्य? आदौ अन्ते च दौर्बल्यम विसर्ग आदानयो नृणाम। विसर्ग काल मैंने बताया ये आरंभ हो रहा है। विसर्ग मानी छोड़ना, अर्थात द्यूलोक जो हमारे लिए अमृत बरसा रहा है जल के माध्यम से। ये वृष्टि नहीं है, ये अमृत। इसी से हम सब प्राणीमान होते हैं, सब पुष्ट होते हैं, जीवन यात्रा आगे बढ़ती है। तो वहाँ कहते हैं कि विसर्ग काल के आदि में
आदौ अन्ते च दौर्बल्यम, आदौ अन्ते दौर्बल्यम, आदि और अंत में दुर्बलता होती। किसके? विसर्ग आदानियो, अर्थात विसर्ग के आदि में। विसर्ग काल क्या है? दक्षिणायन है। उसकी पहली ऋतु, आदि का मतलब पहली ऋतु वर्षा ऋतु, उसमें दुर्बलता होती है। और आदान काल के अंत में अर्थात ग्रीष्म ऋतु, उसमें दुर्बलता। तो जैसी दुर्बलता ग्रीष्म ऋतु में थी, अब वैसी ही दुर्बलता इस समय माने, ये कहते हैं आचार्य। तो इस समय मनुष्यों में जो बल है वो बहुत कम होता है। बल का मतलब क्या हुआ? जठराग्नि भी आ गई, शारीरिक बल भी आ गया, प्रत्येक शरीर के अंग की सामर्थ्य वो इस समय न्यून होती है, ये कहना चाहते हैं। अब क्यों? मैंने आपको बता दिया मौखिक रूप से, अब आचार्य की भाषा में बता देता हूँ। आचार्य क्या कहते हैं? आदान दुर्बले देहे पक्ता भवति दुर्बल है। ये आदान काल गया है, पूरे 6 महीने, जनवरी से लेकर के और जून तक। ये जो आदान काल था, इसने क्या किया? बताया था ना कि आदान काल ग्रहण करता है, हमारा जो सार भाग है धीरे धीरे सूरज उस सारे को खींच लेता है, बहुत क्षीण हो जाते हैं हम, और जून आते आते हम निर्बलता की पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं। तो कहते हैं आदान काल के कारण देह जो दुर्बल हो गई थी है मनुष्य की, प्राणियों की, उससे पक्ता भवति दुर्बल है। हमारा जो पक्ता है, जो पाचन क्रिया करता है, जो जठर की अग्नि है, वो भी दुर्बल हो जाती है। क्यों? अग्नि तो शरीर के आश्रित ही है ना। तो जब स्वामी ही दुर्बल है तो सेवक सबल कैसे होगा? सेवक सबल कैसे होगा? तो आदान दुर्बले देहे, आदान काल के कारण, जो 6 महीने आदान काल था, उत्तरायण था, उसमें सूर्य ने सारे शरीर को क्षीण कर दिया था। ऐसे देह में पक्ता जो जठराग्नि वो भी मंद हो जाती है। मैंने ग्रीष्म ऋतु में बताया था। अब ग्रीष्म ऋतु में फिर भी बचाव था। क्यों? उस समय रुक्षता थी, और रुक्षता के कारण जीवाणु बहुत कम पैदा होते हैं। लेकिन अब क्या होगा? गर्मी तो उतनी ही होगी, लेकिन तरलता होगी, नमी होगी वायुमंडल में, उसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु पैदा हो जाएंगे, खाद्य पदार्थ सब खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे। हमारे शरीरों में भी पसीने से, उमस से तरह तरह के विकार आ जाएंगे। तो उस समय यदि हमारी अग्नि के अनुरूप हमने भोजन नहीं लिया तो फिर बीमार हो जाएंगे। और पहले ही शरीर क्षीण है, तो इसलिए आप देखेंगे अब बीमारियां शुरू हो जाएंगी, और सितंबर में बहुत बुरा हाल होगा, अक्टूबर तक, हेमंत में जाके कुछ संभलेंगे हम। तो ये कहा कि मूल चीज़ क्या है? आदान काल के कारण शरीर दुर्बल हो चुका है। उस शरीर में रहने वाली जो जठराग्नि है, पाचक रस हैं, वो बहुत दुर्बल हो जाते हैं। तो क्या कहा? सवर्षासु अनिलादीनाम दूषणी बाधिते पुनः। वो जो जठराग्नि है जो दुर्बल हो गई है, वर्षा ऋतु में क्या होगा? वायु कितनी दूषित हो जाएगी। आप देखो सड़क के किनारे दोनों तरफ पानी है, सड़ रहा है, कहीं भी पानी है, सड़ रहा है, कहीं थोड़ी सी देर रहेगी, शरीर ही गीला रह जाता है हमारा, जहाँ हवा नहीं लग पाती गीला रह जाता है। किसी को दाद हो जाते हैं, किसी को खुजली हो जाती है, कोई समय पे स्नान नहीं कर पाता, नज़दीक आते अरे दूर हट, तेरे में तो बदबू आ रही है, पहले नहा के आ। कितनी स्थिति हो जाती है हमारी। जिस जगह जरा पानी एक दिन रह गया, आज का रखा हुआ पानी कल पियो, वो पानी नहीं पी सकते आप, उसमें दुर्गंध हो जाती है। तो ये कहते हैं कि अब वो जो वायु है वो जल के स्पर्श से और जल के कारण, गर्मी के कारण जो चीज़ें सड़ने लग गई हैं, तो वायु भी दूषित हो जाती है। कहते हैं कि सह वो जठराग्नि वर्षासु, वर्षा ऋतु में, अनिल आदि नाम दूषणई, अनिल मानी वायु, और आदि का मतलब और कौन? जल। इनके दूषण से बाधते पुनः, और ज़्यादा बेचारी बाधित हो जाती, पीड़ित हो जाती। क्यों? वायु कैसी होगी? रुक्ष हवा जब चलती है तो जठराग्नि ठीक रहती है, और जब पूर्वी हवा चलती है, नमी वाली हवा चलती है, तो हमारी जठराग्नि मंद रहती है, शरीर काम नहीं करता, जोड़ों में दर्द होने लग जाते हैं, और कुछ हो जाता है, जड़ता आ जाती है।
तो ये कहा। और उसके बाद जल दूषित हो गया, क्यों? जल में अम्ल है। और वर्षा का जब जल हुआ तो क्या होगा कि स्थान स्थान पर जो गंध पड़ी थी, कुछ भी पड़ा था, वहाँ से बह करके पानी अच्छे पानी को भी मलिन कर देता है। तो कहते हैं सह वो जठराग्नि जो इस दुर्बल शरीर में दुर्बल थी, पुनः बाध्यते, बार बार उसको कष्ट होता है, वो फिर कमज़ोर पड़ती है। क्षते प्रहारा, चोट पर फिर चोट लगती है, वही चीज़ कहते हैं। तो बाध्यते पुनः, क्यों? अनिल आदि नाम दूषणई, वर्षा ऋतु में वायु दूषित हो जाती है। आदि का मतलब जल भी दूषित हो जाता है, और जल और वायु के दूषित होने से जो आकाश है, रिक्त स्थान है, वो सारा भी दूषित हो जाता है। उसमें तरह तरह के जीवाणु, मक्खी, मच्छर और सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं। भूमि भी कैसी हो जाती है? दूषित हो जाती है। बहुत ध्यान से नंगे पैर नहीं चल सकते आप, तो सब चीज़ें दूषित हो जाती हैं। तो इसलिए कहा कि आपने उस जठराग्नि का ध्यान रखना है। तो मान्य सज्जनों, वर्षा ऋतु का ये जो प्रथम पाठ है, प्रथम व्याख्यान है, यहीं समाप्त करते हैं। शेष चर्चा हम अगले पाठ में, अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम।